हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए जो है आप सभी लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, और जिसमें हमारा टॉपिक जो है दोस्तों चल रहा था नाभिक के अंतर्गत हम नाभिकीय विखंडन तक की बातें कर चुके थे। आज हमारा इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है ये, और जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। ठीक है। और दोस्तों आप सभी लोगों ने, जैसा कि मैंने स्टेटस पर भी लगाया था, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था, अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आज ही टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से चैनल है हमारा, और उसके ऊपर मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था कि आपके एग्ज़ाम डेट जो है वो 28-29 जून ही फिक्स थी। उसमें से 28 जून को होगा साइंस वालों का, और 29 जून को होगा जो अदर आपकी ज्योग्राफी और होम साइंस थे उनके लिए। ठीक है। तो हमें साइंस का है 28 तारीख को है, ये फिक्स हो चुका है। तो अब कोई एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन की किसी प्रकार की कोई गुजारिश नहीं है। तो अब कहीं पर भी कुछ भी फालतू की चीज़ों में पढ़ने से बढ़िया होगा कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये टाइम जो है आपका एक अमूल्य समय है, और ये जाने के बाद में वापस ये वैकेंसी कब आएगी वो बाद की बात है। लेकिन अगर इस बार हम चूक जाते हैं तो एक वैकेंसी में चूकने के बाद में आप ये मान के चलिए कि इस वैकेंसी में लगने वाले लोगों से आप पिछले 5 साल में पीछे हो जाएंगे। कितने? 5 साल पीछे हो जाएंगे। और आप बाद में पछतावा करेंगे कि आज वो प्रमोशन से सेकंड ग्रेड बन गया, वो आज प्रमोशन से फर्स्ट ग्रेड बन गया, और हम अभी तक लैब असिस्टेंट के लैब असिस्टेंट रह गए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप जो है ज़रूर अभी से ही मेहनत करने लग जाइएगा। आज इस लेक्चर के बाद में हमारे 9 टॉपिक यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट एक लेक्चर रहेगा हमारा एटम वाले चैप्टर का, और फिर 10 के 10 टॉपिक यूट्यूब के ऊपर कंप्लीटली फ्री अवेलेबल होंगे। आप 28 जून तक लगातार रिवीजन पे रिवीजन कर सकते हैं। और ये पहली बार हो रहा है ऐप के अंदर, सभी लोगों ने आपको पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री करवाया, ऐप में करवाया होगा, लेकिन यूट्यूब के ऊपर पूरा कोर्स सिलेबस एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट अगर करवाया है तो वो मात्र राजस्थान एकेडमी है। क्योंकि वो अपना एम ही क्या रखती है? निःशुल्क एजुकेशन, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, कहने की निःशुल्क नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम नाभिकीय संलयन के ऊपर, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। आप लोग टॉपिक डाल दीजिएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है। नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए दोस्तों बात करते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में हमने क्या देखा था कि एक नाभिक होगा वो टूट करके छोटे नाभिकों में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि नाभिकीय संलयन में क्या होगा कि दो छोटे छोटे हल्के नाभिक एक दूसरे से जुड़ेंगे और जुड़ करके एक बड़े द्रव्यमान के नाभिक का निर्माण करेंगे। और जब ये आपस में मिलेंगे तो एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कि रिलीज होगी। तो यहाँ जो ऊर्जा मुक्त होगी, बस इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को फिर हम कह देंगे नाभिकीय संलयन। ठीक है। तो चलिए आप लिख लीजिए, जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर अपेक्षाकृत अधिक द्रव्यमान संख्या के नाभिक का निर्माण करते हैं तथा
ऊर्जा मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इस बात का आप लोग जो है दोस्तों याद रखिएगा। और आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये तो पता ही होगा कि संलयन से प्राप्त होने वाले नाभिक का जो द्रव्यमान हो रहा होगा, वो जो संलयित हो रहे हैं उन नाभिकों से तो जो है दोस्तों क्या होगा, उनके नाभिकों के योग से जो है वो कम होगा ही होगा। ये आप लोगों को पता ही होगा, इस चीज़ को लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों इसके अंदर जो है हम इसका डायरेक्ट अब जो एग्जाम्पल है, जो आपकी थ्योरी है, मतलब एक जिससे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आपने पीछे मैंने बताया था कि पूछा गया क्वेश्चन क्या था आपके, देखो इस चैप्टर में ये देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये देखिए ये वाला, वापस बता देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, ये देखो कि 1 हाइड्रोजन 2 और 1 हाइड्रोजन 2 यानी कि ड्यूटेरियम को जब ऐड करेंगे तो आपका ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि हमारे हीलियम बन जाएगा। तो ये जो बनेगा तो ये प्रक्रिया मुमकिन है या नहीं है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये चीज़ जो है आपको इस नाभिकीय संलयन के एग्जाम्पल में ही देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए तो आप एग्जाम्पल लिखेंगे, चलिए, और यहाँ लिख देना एग्जाम्पल। ठीक, और इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ड्यूटेरियम के 2 परमाणु जुड़ेंगे और दोनों जुड़ करके बनाएंगे आपका ट्राइटियम, यानी हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक, और एक बन जाएगा प्रोटियम, प्लस हो जाएगा 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जब 2 ड्यूटेरियम ऐड होंगे तो एक बनेगा ट्राइटियम और एक बन जाएगा प्रोटियम। समझ में आ गई बात। और इस प्रोसेस के अंदर जब वापस से आपके ट्राइटियम प्लस ट्राइटियम, यानी कि जब आपके ट्राइटियम 2 नहीं, एक ड्यूटेरियम होगा, तो ट्राइटियम और एक ड्यूटेरियम, इन दोनों के जब नाभिक संलयित होंगे तो जब ये दोनों संलयन करेंगे तो आपके बन जाएगा क्या दोस्तों, तो आपके बन जाएगा 4 हीलियम 2। समझ में आ गई बात। प्लस क्या बन जाएगा, तो प्लस आपके बन जाएगा 1 न्यूट्रॉन। ठीक, तब एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो 70.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है आपके मुक्त होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब अगर आप जो है 3 ड्यूटेरियम के हाइड्रोजन जो है लेते हैं, 3 ड्यूटेरियम के परमाणु लेते हैं और उनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको मिलेगा एक तो 4 हीलियम 2 प्लस 1 H1 प्लस 1 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी रिलीज होगी कितनी, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात। तो आपको क्या याद रखना है कि 2 ड्यूटेरियम के नाभिक संलयित होकर के क्या बनाएंगे, तो एक ट्राइटियम बनाएंगे और एक प्रोटियम, यानी कि सिंपल हाइड्रोजन। फिर जब ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के नाभिक संलयित होंगे तो बनाएंगे हीलियम, और जब 3 ड्यूटेरियम के परमाणु जो है आपस में संलयित होंगे तो बनाएंगे आपके हीलियम का परमाणु या हीलियम नाभिक बन जाएगा। ठीक है, जिसके ऊर्जा कितनी मुक्त होगी, तब ऊर्जा मुक्त हो जाएगी 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात,
किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं होगा। अब दोस्तों हमने देखा कि जो ऊपर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है ये हो रही है 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो कि आपके यूरेनियम के एक नाभिक को अगर अपन विखंडित करते हैं तो कितनी एनर्जी प्राप्त होती है हमें, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपैरिजन में 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम है। लेकिन हम अगर जो है आपके क्या कर देते हैं कि ड्यूटेरियम और यूरेनियम इन दोनों के प्रति किलोग्राम पर मुक्त होने वाली ऊर्जा की वैल्यू निकालते हैं तो ड्यूटेरियम की प्रति किलोग्राम संलयन होने के लिए या जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है वो बहुत अधिक आती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए इसके बाद में एक बात और आप जो है ये तो याद रखनी है, सिर्फ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुन ली इतनी सफिशियंट है। एक बात आपको लिखनी है लेकिन वो ये है कि जब आप इस संलयन से प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, जबकि विखंडित से प्रभाव होने वाला या जो विखंडन से प्राप्त होने वाला आपका उत्पाद होगा वो रेडियो एक्टिव होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर आपके नोट डाउन करवा देता हूँ, आप यहाँ इसको नोट डाउन करेंगे तो संलयन यानी फ्यूज़न से प्राप्त उत्पाद रेडियो एक्टिव नहीं होते, जबकि विखंडन से प्राप्त उत्पाद रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो संलयन से यानी फ्यूजन से मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं फिजन से प्राप्त होने वाला जो है प्रोडक्ट तो वो आपका क्या होता है वो प्रोडक्ट होता है आपका रेडियो एक्टिव। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए तो ये तो था आपके नाभिकीय संलयन की डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे जो आपने आज तक सुना है कि सूर्य के अंदर भी जो एनर्जी है वो हमें नाभिकीय संलयन से ही मिलती है, तो हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं और उसके लिए भी जो आपको है यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है जो आपकी रिएक्शन है वो याद रखनी है। तो आप लिखेंगे सूर्य एवं तारों में ताप नाभिकीय संलयन। ठीक है, यानी कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इन सन एंड स्टार्स। तो सूर्य और तारों में ताप नाभिकीय संलयन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात की जाए तो सूर्य जो है वो लगभग 4.5 इंटू 10⁸ वर्षों से कितने 4.5 इंटू 10⁸ वर्ष इतने वर्षों से लगातार अगर हम कहें तो 3.9 इंटू 10⁻26 वॉट की दर से ऊर्जा को जो है विकिरित कर रहा है। और दोस्तों जो है आपके सूर्य का द्रव्यमान है वो लगभग 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के दहन से जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है।
लेकिन फिर जैसे जैसे सूर्य के ऊपर स्टडी की गई और इसके बारे में पता लगने लगा, तो धीरे धीरे पता लगा कि जो सूर्य है उसके अंदर आपकी जो सूर्य ऊर्जा जो है वो तो मिलती है नाभिकीय संलयन से, क्योंकि सूर्य की क्रोड के अंदर यानी सूर्य के आंतरिक भागों के अंदर अगर हम देखें तो द्रव्यमान के अनुपात के हिसाब से लगभग 35%, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या कितना है, तो 35% तो आपके हाइड्रोजन है और 64% आपके हीलियम है, और अन्य तत्वों की बात की जाए तो वो है 1%। ये क्या है? अन्य तत्व। समझ में आ गई बात? ये आपका क्या है? तो द्रव्यमान के अनुसार अनुपात, द्रव्यमान के अनुसार अनुपात, जो आपको याद रखना है कि सूर्य के अंदर अगर उसकी क्रोड में बात करें तो द्रव्यमान के अनुपात के अनुसार अगर हम बात करें तो 35% हाइड्रोजन है, 64% हीलियम है और 1% आपके अन्य तत्व है। तो ऐसा कहा गया कि इसके अंदर जो आपकी एनर्जी मिल रही है, ये प्रस्तावित किसने किया कि इसमें ताप नाभिकीय संलयन से हो रही है। तो ये आपके 1939 के अंदर 1939 में अमेरिकन एक वैज्ञानिक हुए, यूएसए के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है बेथे। क्या नाम है? बेथे। तो ये जो वैज्ञानिक है बेथे, इन्होंने कहा कि सूर्य और जो अन्य के पास में ऊर्जा है, उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उस ऊर्जा का स्रोत है आपके ताप नाभिकीय संलयन, ताप नाभिकीय संलयन। समझ में आ गई बात? तो ये चीज किसने प्रस्तावित करी थी? आपके यूएसए के वैज्ञानिक महोदय बेथे ने। कब? 1939 के अंदर। ठीक, इन्होंने कहा था कि आपका जो ताप नाभिकीय संलयन है वो सूर्य के अंदर कैसे मिल रही है? तो हाइड्रोजन और आपका हीलियम, ये दोनों मिल करके जो है हमें क्या दे रहे हैं? वहाँ पर संलयित होकर के ऊर्जा दे रहे हैं सूर्य को। ठीक है, तो इस पूरे प्रक्रम को फिर इन्होंने नाम दिया था, इनके संलयन को क्या दोस्तों? तो नाम दिया गया था प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, यानी कि आप कह सकते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की जो रिएक्शन है वो मैं आप सभी लोगों के सामने लिख रहा हूँ। ठीक, तो आप यहाँ लिख देंगे प्रक्रम। अब इनकी एनर्जी का जो पूरा प्रक्रम है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो आपको मिलता है 2 हाइड्रोजन 1 प्लस पोजिट्रॉन प्लस गामा प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करते हैं तो मिलता है गामा गामा प्लस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात? फिर आपके ड्यूटेरियम और 1 हाइड्रोजन 1 यानी प्रोटियम, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो मिलता है 3 हीलियम 2 प्लस आपके गामा प्लस एनर्जी रिलीज होती है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है सेकेंड इक्वेशन, ये है थर्ड इक्वेशन। और फिर आपके 3 हीलियम 2 प्लस 3 हीलियम 2 दोनों ऐड होकर के बनाते हैं क्या?
4 हीलियम 2 प्लस 1 हाइड्रोजन 1 प्लस 1 हाइड्रोजन 1 और एनर्जी रिलीज करते हैं 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया फोर्थ इक्वेशन। समझ में आई बात? तो ये जब 4 रिएक्शन होती है तो इसके अंदर एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो आपकी स्टार्टिंग की ये जो चौथी इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो 1 से लेकर 3 तक रिएक्शन है ये 2 बार हो। कितनी बार हो? 2 बार होनी चाहिए। क्यों 2 बार? इसलिए होनी चाहिए ताकि हमें ये 2 मिल सके। देखो, एक ये रहा तो ये एक यहाँ से मिल गया। अब दूसरी बार जब ये पूरा प्रोसेस वापस होगा तभी तो ये दूसरा हीलियम मिलेगा। तो ये 2 बार मिलने के लिए, मतलब चौथी रिएक्शन होने के लिए स्टार्टिंग की 1 2 3 रिएक्शन को 2 बार होना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब दोस्तों आगे बात करते हैं। तो फिर आपके पास में ये जो आपका, अगर हम 4 परमाणु ले लेते हैं 1 हाइड्रोजन 1 वाले, कितने? 4, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्शन करके बनाते हैं 4 हीलियम 2 और दैट्स गिव्स यू 2 पोजिट्रॉन प्लस 6 गामा न्यूट्रॉन, प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो अगर हमने 4 प्रोटियम यानी कि सिंपल हाइड्रोजन लिए और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिएक्शन करवाई तो हमें 4 हीलियम 2 मिल जाएगा। और अगर दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का योग दोनों तरफ कर देते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और इधर ऐड कर दें तो 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। और जब इधर 2 ऐड हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन तो बन जाएगा 4 हीलियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक अलग प्रोडक्ट, और साथ में जो ये सब कुछ चल रहा है इसको एज इट इज लिख दो। तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिएक्शन याद रखनी है 5th नंबर की। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये बातें आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। और अब अगर आपसे ये जो 5th इक्वेशन है, इस 5th इक्वेशन के लिए कहा जाए कि कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो आप इसको काउंट करने के लिए क्या करेंगे? पहले द्रव्यमान कितना है, बाद में कितना है, इंटू c², और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। यानी 4 मास ऑफ 1H1 माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू c², और जो भी वैल्यूज़ है वो आप वैल्यू पुट करेंगे। तो आंसर जो है हमारा पीछे आ चुका है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी लिख लिया गया था मेरे द्वारा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो आप सभी लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्या था? तो केवल और केवल नाभिकीय संलयन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नाभिकीय संलयन के बारे में आपकी जो जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर था वो हो चुका है समाप्त। क्या हो चुका है? समाप्त। हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़नी थी वो सब चीज़ें पढ़ ली है। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे कुछ भी बाकी नहीं रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को वादा भी किया था कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपका सिलेबस करवा दूंगा। तो अभी तो दोस्तों आज 2 जून हुई है। कितनी? 2 जून हुई है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर 3 जून को एक क्लास में ही मैं ये निपटा दूँ ना परमाणु वाला चैप्टर, तो पूरे
आपके टाटा बाय बाय हो जाएगा इस पूरे सिलेबस का। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा 9th चैप्टर भी अब हो चुका है कंप्लीट। तो अब इसके ऊपर भी लग जाएगा क्या, इसके ऊपर भी लग जाएगा अब रेड मार्क। और हमारे अब बचा केवल और केवल एक टॉपिक है। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात। तो देखो, जो चिल्ला रहे थे सर सिलेबस होगा कि नहीं होगा, सर सिलेबस होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम डेट आ रही है, अरे भाई साहब आपके कोचिंग वालों ने अभी तक आधों ने सिलेबस पूरा नहीं करवाया होगा। मैंने आपका सिलेबस 25 दिन पहले कंप्लीट करवा दिया है। आप चाहे तो जो आपके दोस्त कोई अगर कोचिंग कर रहा हो तो आप बता दीजिए कि किसी भी स्टूडेंट के सिलेबस पूरा हुआ क्या। नहीं हुआ होगा इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, और हमने पूरा करके दिखा दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको एग्ज़ाम के अंदर जो कोचिंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलने वाला है, जिसने पूरी वीडियो एक क्लास अटेंड करी है उसकी बात कर रहा हूं। अब हाँ, अगर आपने सिर्फ ऊपर से देखा है और टाइम पास किया है तो फिर आप जानो और आपका काम जाने। बाकी जिसने पूरी क्लास अटेंड करी है, एक पॉइंट को नोट डाउन करा है और साथ के साथ जैसे जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस करता गया है, उसको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली एग्ज़ाम के अंदर। ये बात आप लिख के ले सकते हो, मैं दिखा दूंगा आपको बाद में जब आप एग्ज़ाम दे करके आओगे कि ये देखो बेटा ये चीज़ यहाँ से मिली। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब लास्ट टॉपिक रहा है परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल है उसके बारे में। और हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल मैं एक क्लास के अंदर ही आपका कर दूंगा इसका निपटारा, चाहे तो 1.5 घंटे या 2 घंटे का ये टॉपिक है मुश्किल से, उसको हम कर देंगे पूरा टाटा बाय बाय। और उसके बाद में फिजिक्स आपकी हो जाएगी पूरी। ठीक है, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अब तो शेयर कर दीजिए। पूरा सिलेबस मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। लव यू ऑल ऑफ यू एंड बाय।